हेलो दोस्तों, मैं शार्दुल वाजपेयी यति लर्निंग पॉइंट के इस पॉलिटी की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जो पुरानी हमारी सीरीज़ थी उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लोकसभा। कल हमने संसद के विषय में पढ़ा था कि संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। आज लोकसभा के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लोकसभा आर्टिकल 81 में है, अनुच्छेद 81 में, अनुच्छेद 81 में लोकसभा है हमारी। ठीक है, लोकसभा के जो अन्य नाम हैं उन नामों को समझते हैं कि वो नाम दिए क्यों गए हैं। पहली चीज है जनता का सदन। जनता का सदन, जनता का सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, यानी जनता सीधे चुनती है। जनता लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन स्वयं करती है, प्रत्यक्ष चुनती है। जो भी 18 वर्ष से आयु से अधिक हैं या 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, वह सभी लोग लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन करते हैं। इसलिए इसे जनता का सदन कहते हैं। इसीलिए इसको आम सदन भी कहा जाता है, क्योंकि आम लोगों का प्रतिनिधित्व लोकसभा में होता है, आम सदन कहा जाता है। इसके साथ ही साथ इसको कहते हैं युवा सदन। क्या कहते हैं? युवा सदन। युवा सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके निर्वाचन के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है। कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य तभी बन सकता है जब वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। इसलिए चूंकि 25 वर्ष की आयु कम है, युवा अवस्था की है, इसलिए इसे युवा सदन कहते हैं। इसको कहते हैं प्रथम सदन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रथम सदन। प्रथम सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो प्रथम सदन, इसी में जो बहुमत होगा, जिस दल का बहुमत होगा उसी दल का प्रधानमंत्री बनेगा। यानी पीएम की नियुक्ति इसी दल पर बहुमत के आधार पर होती है। यानी 543 सदस्यों में से यदि किसी दल को 272 सीटें प्राप्त हो जाती हैं तो वह लोकसभा का प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री बनने के योग्य हो जाता है। इसलिए इसे प्रथम सदन कहते हैं। राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं। ये जो मुख्य नाम थे हमने इनको समझा। अब हम समझते हैं लोकसभा की संरचना। संरचना को समझ रहे हैं तो संरचना के विषय में दो बातें हैं। एक तो अधिकतम संख्या कितनी है, अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या की बात करें तो हमारे यहाँ अधिकतम संख्या है 550। कितनी है? 500। अधिकतम संख्या 550 है। कितनी? 550, जिसमें से 530 सदस्य कहाँ से होंगे? राज्यों से होंगे, और 20 सदस्य जो संघ शासित क्षेत्र हैं, यूनियन टेरिटरी है, उनसे होंगे, यूटी से। ये अधिकतम संख्या की बात थी। हालांकि पहले 552 थे, परंतु 104वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 के द्वारा हुआ क्या कि जो एंग्लो इंडियंस थे उनका जो लोकसभा में और राज्य विधानसभा में मनोनयन होता था, उस मनोनयन को 104वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के 2019 के द्वारा रोक दिया गया है। इसलिए अब अधिकतम संख्या 550 है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 243 सदस्य हैं। कितनी? 543 सदस्य हैं। 543 सदस्य हैं, जिसमें 530 राज्यों से हैं और 13 यूनियन टेरिटरी से हैं, यूटी से हैं। 530 राज्यों से। ठीक, ये संरचना है लोकसभा की। संरचना को हमने समझा। अब इसकी सीटों की बात करें कि सीटों का आवंटन कैसे होता है। सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर होता है। सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर होता है। सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर होता है। दरअसल जब देश हमारा बना तो प्रति 10 लाख की आबादी पर एक लोकसभा क्षेत्र का निर्माण किया गया था, जिसे बाद में बढ़ाया तो नहीं गया, लेकिन नई लोकसभा सीटों की चूंकि देश की आबादी बढ़ गई, इसकी मांग की जाने लगी। परंतु 84वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, 2002। उसके द्वारा ये नियत कर दिया गया कि वर्ष 1971 की जो जनगणना थी, जनगणना के आधार पर वर्ष 2026 तक लोकसभा के सदस्यों की संख्या नियत रहेगी। वर्ष 2026 तक, ठीक है। यानी 84वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, जो 84वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, उसके द्वारा यह तय कर दिया गया कि वर्ष 1971 में जिस क्षेत्र की जितनी जनसंख्या थी और जो लोकसभा का आवंटन कर दिया गया था, उसी के आधार पर वर्ष 2026 तक लोकसभा के सदस्यों की संख्या क्या है, नियत रहेगी।
तो 543 वर्तमान समय पर नियत है। इसके साथ ही जो नई लोकसभा बनी गई है, जो नई संसद भवन निर्माण हुआ है, उसमें लोकसभा में सदस्यों के बैठने की संख्या जो हो गई है वो 888 सदस्य। कितने? 888 सदस्यों को लोकसभा में बैठाया जा सकता है, इतनी बना दी गई है। क्योंकि वर्ष 2026 की जब जनगणना भी हो जाएगी, इसके बाद लोकसभा की सीटों में फेरबदल होना निश्चित है, इसलिए पहले से ही 888 सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। अब हम बात करते हैं कार्यकाल की, लोकसभा का कार्यकाल। कार्यकाल सामान्यतः शपथ ग्रहण करने के बाद, जब लोकसभा का प्रथम सेशन होता है, उस सेशन से 5 वर्ष, कितना? 5 वर्ष ये कार्यकाल होता है। परंतु आपातकाल की स्थिति में, यदि आपातकाल हो तो आपातकाल में एक बार में, कितना? एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। कितना? 1 वर्ष, एक बार में 1 वर्ष के लिए देश में आपातकाल लागू हो तो एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। 5वीं जो लोकसभा थी, जब आपातकाल इस देश में लागू था, तो 5वीं लोकसभा में कितना? 2 बार बढ़ाया गया था, 2 बार बढ़ाया गया। 5वीं लोकसभा का जो कार्यकाल था वो 2 बार बढ़ाया गया, बढ़ाया गया। ठीक, ये हमने कार्यकाल को समझा। अब हम समझते हैं पदाधिकारी। ठीक है, पदाधिकारी, जो मुख्य पदाधिकारी लोकसभा के होते हैं वो 2 होते हैं। कौन? स्पीकर, स्पीकर या इसी को कहते हैं लोकसभा का अध्यक्ष है। यह लोकसभा का सर्वोच्च अधिकारी होता है। कौन होता है? सर्वोच्च अधिकारी होता है। ठीक है, लोकसभा का सदस्य भी होता है। जैसे राज्यसभा का जो सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन जो स्पीकर होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है। और उसका जो क्या होता है? चुनाव नहीं होता, चयन होता है, सिलेक्शन होता है, नॉट इलेक्शन, चयन होता है। और उसका लोकसभा के सदस्यों में से ही सामान्यतः बहुमत दल का ही लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर बनता है। इसके कुछ विशेष अधिकार होते हैं। क्या? धन विधेयक का निर्धारण करना, धन विधेयक का निर्धारण करना, निर्धारण, धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। ठीक है, यदि संसद का संयुक्त सेशन हो, संयुक्त अधिवेशन हो, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और संयुक्त अधिवेशन की, संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर करता है। संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। ठीक है, धन विधेयक का जो निर्धारण है वह लोकसभा स्पीकर करता है, सर्वोच्च अधिकारी होता है। ठीक है, जो लोकसभा की बैठक का, सदन की जो कार्रवाई है उसको सुचारू रूप से चलाना इसका जिम्मेदारी होती है। और इसके साथ ही साथ बैठक को स्थगित करना, सत्रावसान नहीं, बैठक को स्थगित करने का भी अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है, स्पीकर के पास होता है। इसके साथ ही होता है डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर का काम मोटे तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि जब लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित ना हो, ठीक है, उपाध्यक्ष बोलते हैं लोकसभा का, उपाध्यक्ष, जब लोकसभा अध्यक्ष सदन में मौजूद ना हो, ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करने के लिए उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, पहले जो लोकसभा अध्यक्ष थे उनको भी जरा समझ लेते हैं कुछ डाटा। पहले लोकसभा अध्यक्ष, पहले जो स्पीकर थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। कौन? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर ये थे मीरा कुमार। कौन? मीरा कुमार। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक पॉइंट और है कि लोकसभा से 2 बार इस्तीफा देने वाले, लोकसभा अध्यक्ष पद से 2 बार इस्तीफा देने वाले कौन थे? तो ये थे नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी। पहले एसटी अध्यक्ष कौन थे? पीएस संगमा थे। पहले एससी अध्यक्ष कौन थे? जीएमसी बालयोगी थे, जीएमसी बालयोगी थे। और वर्तमान समय पर 18वीं लोकसभा चल रही, कौन सी? 18वीं लोकसभा। इसके स्पीकर हैं ओम बिरला, ओम बिरला।
ठीक है, ये हमने पदाधिकारी को समझा। एक पदाधिकारी और होता है, उसको भी समझ लेते हैं, प्रोटेम स्पीकर, सामयिक अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, प्रश्न ये बनता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, नियुक्ति राष्ट्रपति। और सामान्यतः उनकी उस सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है जिसकी लोकसभा में वरिष्ठता रह जाता हो। कौन कितने बार लोकसभा का सदस्य रह चुका है, ठीक है, लोकसभा का सदस्य होता है ये भी प्रोटेम स्पीकर। राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और वरिष्ठ सदस्य को। इसका कार्य क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है कि जो नवनिर्वाचित लोकसभा है उसके सदस्यों को शपथ दिलाना। नवनिर्वाचित लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना। शपथ दिलाना किसका काम है, प्रोटेम स्पीकर का काम है। ठीक, प्रोटेम स्पीकर के बाद अब हम समझ लेते हैं थोड़ा सा लोकसभा की विशेष शक्तियां हैं। कुछ विशेष शक्तियां हैं जो केवल लोकसभा को प्राप्त है, राज्यसभा उन मामलों में अधिकार शून्य है। विशेष शक्तियां, ठीक है, विशेष शक्तियों की बात करें तो पहली चीज है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी इसके प्रति लोकसभा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा में अपना बहुमत खो दे, उसके पास पर्याप्त सदस्य संख्या ना हो, बहुमत ना हो, तो क्या है, मंत्रिपरिषद को विसर्जित होना होगा, उसको जाना होगा। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव कहां लाया जा सकता है, वो केवल और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है क्योंकि लोकसभा में ही मंत्रिपरिषद के विरुद्ध क्या है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसलिए विशेष शक्ति केवल लोकसभा में है। ठीक, दूसरी चीज है धन विधेयक। धन विधेयक का प्रस्तुत होना। क्योंकि धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। पहले मैंने बताया कि धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्धारण कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करता है। और साथ ही साथ धन विधेयक को प्रस्तुत कहाँ किया जाएगा, केवल और केवल लोकसभा में, राज्यसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही अगला पॉइंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब देश में आपातकाल लागू हो, ठीक, तो उस आपातकाल को जारी रखने का प्रावधान, कि जारी रखा जाए या न रखा जाए, इससे संबंधित जो विधेयक है वह केवल और केवल वो प्रस्ताव लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। इस तरह से आज की क्लास में हमने लोकसभा को समझा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।